प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग जो है कक्षा 10 में जो है भौतिक विज्ञान का जो है दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। उत्तल गोलीय दर्पण के लिए यूवी अपने संबंध। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अवतल गोलीय दर्पण के लिए यूवी अपने संबंध। ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक चित्र बनाया है जिसमें M1 M2 और उत्तल गोलीय दर्पण है। M1 M2 उत्तल गोलीय दर्पण के बारक है। ये जो है मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर जो है OO डैश नाम की एक वस्तु रखी गई है जो मुख्य अक्ष के लंबवत है। ये P जो है उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है। मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ये जो है वस्तु के OO डैश सिरे से जो है O डैश सिरे से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है अपने पथ पर वापस लौट जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर आई डैश नाम का एक त्रिभुज बनता है। अब थोड़ा सा हमें ये जानना, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इसमें यूवी अपने संबंध हमें ज्ञात करना है। ये तो हमने चित्र के बारे में बताया है। एक जो है त्रिभुज लेते हैं COO डैश, और क्या लेंगे भाई, और तो हम ले लेते हैं CII डैश, त्रिभुज CII डैश। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है इस कोण के बराबर है, यानी कि यह जो कोण है लिखेंगे COO डैश बराबर है किसके, CII डैश के बराबर है। ठीक है, ये त्रिभुज का यह कोण लंबवत है, ते भी लंब, यानी ये समकोण भी है। यहां पर हम लिख सकते हैं समकोण है। ठीक, और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण OCO डैश बराबर क्या होगा, ICI डैश। ये क्या है भाई, समान है, यानी उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज COO डैश और या समरूप है त्रिभुज CII डैश। अब जो CII डैश समरूप है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे OO डैश अपान II डैश बराबर CO, यानी कि ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, तो ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा CI। ये हमारा समीकरण क्या हो गया भाई, 1 हो गया। इसी प्रकार थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा FNA त्रिभुज FNA और त्रिभुज FII डैश में, ध्यान से देखेंगे FII डैश में ये जो आप ध्यान देने की बात ये है कि ये जो है लंब है, अभी लंब डाल दिया हमने, तो 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश का कोण है। तो ध्यान देने की बात यह है कि यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ भी है। जब उभयनिष्ठ हो गया तो ये जो है थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों समकोणिक हैं। तो ये लिखेंगे यहां पर, बल्कि हम लिख देते हैं समकोणिक त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। इसलिए लिखेंगे क्या, AN बटे II डैश, और बराबर क्या होगा, ये जो है आपका FN बटे I आप हो जाएगा। अब देखिएगा FN बराबर हम PF लिख सकते हैं। FN इक्वल टू PF लिख देते हैं। FN जो है PF के बराबर हो जाएगा। और क्या लिखेंगे भाई, AN बराबर हम OO डैश रख सकते हैं।
क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर, इसलिए ओ डैश जो ए एन के बराबर होगी। तो हम इसमें रख देते हैं, तो ओ डैश अब बटे आई डैश इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, ये जो है पी एफ और अपान क्या हो जाएगा आई एफ। ये समीकरण क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देते हैं, लिखेंगे यहीं पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं तो देखिएगा ध्यान से, सी ओ अपान सी आई इक्वल्स टू पी एफ अपान आई एफ। ठीक है, तो सीओ क्या है, सीओ को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओपी प्लस सीपी, ओपी प्लस हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों सीपी, और सी आई को हम लिख सकते हैं पीसी यानी सीपी माइनस आईपी, क्या लिख सकते हैं आईपी। पीएफ को तो हम पीएफ लिख देते हैं, आईएफ को हम लिख देते हैं पीएफ माइनस क्या आईपी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहीं पर हम लिखने जा रहे हैं, आप क्या लिखेंगे भाई, ओपी इक्वल टू क्या होता है, ओपी इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करेंगे। और आईपी बराबर हम लिख सकते हैं क्या भाई, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, इसमें धन का चिन्ह लगा देंगे। और पी से एफ तक की यानी पी एफ बराबर हम लिखेंगे क्या, और ये प्लस एफ लिखेंगे, और पीसी बराबर या सीपी बराबर बातें की होगी। अब ये जो 2f लिखा जा सकता है, ये भी क्या है धनात्मक है। ये जब हम लिख दिए तो ओपी का मान रख देते हैं माइनस यू हो गया, और पीसी का मान प्लस 2f हो गया, पीसी का मान 2f लिख देते हैं, आईपी का मान रख देते हैं क्या भी, ये हो गया। पीएफ का आपका एफ है, ये भी एफ हो गया, आईपी इक्वल टू क्या है भी है, तो माइनस क्या लिख देते हैं भी। अब तिर्यक हम गुणा करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा और प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस यू भी हो जाएगा और माइनस 2f भी हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 2f स्क्वायर हो जाएगा माइनस एफ भी हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है इक्वल्स है, इसके सेम चिन्ह कटेंगे। अब इनको और इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पक्ष में, तो यू भी बराबर हो जाएगा 2f माइनस एफ बी, और आपका हो जाएगा प्लस एफ यू। अब लिखेंगे यू भी एफ से भाग देने पर जब आप भाग देंगे तो यू भी अपान यू भी और क्या एफ। और ध्यान से देखेंगे, ये आपको घटाने के बाद क्या बचेगा एफ भी बचेगा, ये क्या बचेगा एफ भी अपान यू भी और क्या हो गया एफ, प्लस एफ यू अपान क्या हो जाएगा यू भी और क्या हो गया एफ। वन स्टेप और हमको लिखना चाहिए था, यू भी और बराबर हो जाएगा एफ भी और प्लस एफ यू। तो अब इसको काटिएगा, यू भी से यू भी कट गया, 1 अपॉन क्या हो गया एफ, एफ भी से एफ भी कट गया, 1 अपॉन क्या हो गया यू, प्लस एफ यू से एफ यू कट गया, 1 अपॉन क्या हो गया भी। तो ये हो गया क्या सूत्र बन गया किसमें, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यानी ध्रुव से जो दूरियां हैं, ये तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, ये जो है ध्रुव से वस्तु की दूरी है, और भी जो है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी है। तो इस संबंध के द्वारा हम जो है किसी भी दर्पण के द्वारा उसकी फोकस दूरी या कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है या प्रतिबिंब की स्थिति, यानी 3 बातें इसमें हैं। तो 2 बातें आपको दी रहेंगी, तीसरे बात की गणना करनी होती है, यानी 3 राशियां हैं तो 2 राशियां दिया रहेगा, तीसरी राशि की हमें गणना करनी होती है। यानी ये सूत्र जो है आपको निगमन के लिए भी आ सकता है कि उत्तर गोलीय दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध स्थापित कीजिए। अच्छा,
अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, रेखीय आवर्धन के बारे में हम बात करेंगे। रेखीय आवर्धन के बारे में, रेखीय आवर्धन के बारे में हमें जानना है, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो परिभाषा इसकी है कि किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन यानी रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यदि हम यम से प्रदर्शित करें और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे? आई से, और वस्तु की लंबाई को अगर ओ से प्रदर्शित करें तो यम बराबर आई बटे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ध्यान से देखें, यदि प्रतिबिंब जो है अगर सीधा बनता है, सीधा बनता है तो ऊपर बनेगा अर्थात धनात्मक होगा, तो वस्तु भी धनात्मक है, तो ये जो है आभासी के लिए होगा। कैसा होगा? आभासी। और यम बराबर आई माइनस आई बटे ओ है, तो ये किसके लिए होगा? वास्तविक के लिए होगा। ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर जो है प्रतिबिंब का आकार जो है आवर्धन का जो परिणाम जो कहते हैं, परिणाम क्या होगा, इसको हमें जानने के लिए वस्तु का आकार यदि जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों के परिमाण बराबर हो तो इनका मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अगर जो है अगर हम मान लें कि आवर्धन का परिणाम बदलता है, अगर वस्तु का आकार बड़ा हो जाए, वस्तु का आकार क्या हो जाए? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आई बराबर अगर ओ है तो इनका परिमाण यानी कि यम बराबर क्या होगा? 1। अगर आई का मान जो है छोटा है, ओ का मान क्या है? बड़ा है, तो यम का मान जो होगा 1 से क्या होगा भाई? छोटा होगा। और आई का मान अगर बड़ा है, ओ का मान क्या है? छोटा है, तो यम का मान 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान से देखेंगे, इसी में हम आपको बता रहे हैं कि आई और ओ के मान, आई का मतलब होता है प्रतिबिंब और ओ का मतलब होता है, आई मतलब क्या होता है भाई? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब आई और वस्तु की लंबाई अर्थात ओ। तो अर्थात हम कह दें कि आई और ओ के मान बराबर हो तो यम का मान क्या होगा? यानी रेखीय आवर्धन का मान 1 होगा। आई का मान छोटा है और ओ का मान बड़ा है, तो यम का मान क्या होगा? छोटा होगा। और आई का मान यदि बड़ा है और ओ का मान क्या है? छोटा है, तो यम का मान क्या होगा? यानी रेखीय आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है। ये रहा आपका रेखीय आवर्धन। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।